हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विद्युत में आगे के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। विद्युत में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन, उस पर बहुत सारा आंकिक प्रश्न भी किए थे। यहाँ पे विद्युत धारा के उपयोग के विषय में यहाँ पे बात करेंगे आज हम लोग। विद्युत धारा जब किसी परिपथ में प्रवाहित होता है, चलता है, बहता है, तो विद्युत धारा के चलने के कारण कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसके विषय में हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। विद्युत धारा का उपयोग या विद्युत धारा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के मुख्यतः दो प्रभाव दिखाई देते हैं। एक तो ऊष्मीय प्रभाव दिखाई देता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के चलने के कारण परिपथ में दो प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। एक होता है उसमें ऊष्मीय प्रभाव और दूसरा होता है उसमें चुंबकीय प्रभाव। तो अभी हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ऊष्मीय प्रभाव को समझने जा रहे हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अर्थात हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और कितनी मात्रा में होता है। तो ऊष्मीय प्रभाव क्यों होता है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मीय प्रभाव क्यों उत्पन्न होता है, उसको समझने के लिए हम लोगों को फिर अपने मूल सिद्धांत की ओर वापस लौटना पड़ेगा कि किसी चालक को जब हम लोग किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या स्रोत से प्राप्त जो आवेश होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस गति के कारण इस चालक के भीतर जो परमाणु है या आयन है, आयन इसलिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से मुक्त हो चुका होता है वह परमाणु जो है आयनित हो जाता है, तो उसको हम कह रहे हैं आयन, या आयन और परमाणु हटा के बोल दिया जाए नाभिक। तो इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होता है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन इन स्थिर नाभिकों से टकराता है। टक्कर की प्रक्रिया में इसकी पूरी ऊर्जा जो है इस नाभिक को या परमाणु को स्थानांतरित हो जाती है, जिससे इस नाभिक का या परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, लगातार टक्करों के कारण इस परमाणु का ताप जो है बढ़ता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया जो प्रत्येक परमाणु के साथ होता है, इसलिए इस चालक का ताप जो है बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और इसी कारण से परिपथ में विद्युत धारा के बहने के कारण परिपथ में ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा माना जाता है धारा के बहने की दिशा। तो धारा जो है धन प्लेट से ऋण प्लेट की और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलते हैं। तो विद्युत धारा के चलने से ऊष्मा क्यों उत्पन्न होता है, तो उसके लिए सीधी और सरल उसकी व्याख्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से चलना प्रारंभ करते हैं, अर्थात परिपथ में जब धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न परमाणुओं, आयनों या नाभिकों से टक्कर होती है। टक्कर में इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो देता है और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो परमाणु को स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार परमाणु का ताप जो है बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार से जो है कि इस आवेश का जो है ये या वैद्युत धारा का जो है ऊष्मीय प्रभाव, इसी को कहा जाता है। इसी कारण से जो है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का बहुत उपयोग है। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से ही हम लोग बल्ब भी जलाते थे। पहले का बल्ब जो एडिसन वाला बल्ब था, बल्ब है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग में बल्ब है, प्रेस है, इस्त्री या प्रेस, हीटर है, मतलब वो सारे विद्युत उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, वह इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं और वो विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा में ही बदलते हैं। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा को किसी परिपथ में विद्युत धारा के बहने के कारण यदि उस परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो इसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। इसी प्रकार के ऊर्जा को हम लोग कहते हैं या प्रभाव को कहते हैं
विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब ये ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है, मिलता कहाँ से है, कितना होगा, उसके विषय में बात किया जाए तो किसी चालक में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है या उत्पन्न ऊष्मा की गणना कैसे किया जा सकता है, तो इसको भी हम लोग अपने मूल सिद्धांत से ही लेके आएंगे। फिर एक बार हम चित्र बना रहे हैं और इसको हम लोग अपने मूल सिद्धांत से ही लेके आएंगे। हम लोग समझे कि इलेक्ट्रॉन चलते हुए किसी नाभिक से टक्कर करता है और टक्कर में अपनी ऊर्जा को खो देता है। ऊर्जा खो देने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की अपनी ऊर्जा जो है शून्य हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य होने के बाद यह इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे स्थिर हो जाएगा या अनियमित गति शुरू कर देगा। लेकिन इसके साथ स्रोत लगा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऊर्जा खो देता है तो फिर ऊर्जा ये स्रोत से प्राप्त करता है। इसलिए स्रोत से जो ऊर्जा प्राप्त करता है फिर उसी ऊर्जा की सहायता से इलेक्ट्रॉन फिर आगे गति करना प्रारंभ करता है, फिर टक्कर होती है, फिर ऊर्जा खो देता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन सतत स्रोत से ऊर्जा लेता है और उस ऊर्जा को ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदलता रहता है। तो इसके गणना के लिए हम देखें कि कितनी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है किसी परिपथ में। तो यदि किसी परिपथ में t सेकंड में q आवेश, किसी परिपथ में t सेकंड में q आवेश ये गतिशील हो या चलें या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं या किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को पार करें हैं, तो परिपथ की धारा कितनी हो जाएगी? परिपथ की धारा हो जाएगी, धारा का सूत्र हम लोगों को पता है, I बराबर Q/T। यहाँ से Q का मान निकाल सकते हैं हम लोग, Q = IT। अब इस स्रोत का विभवांतर अगर V है तो इस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी V ही होगा और V वोल्ट विभवांतर पर Q आवेश को लाने में या ले जाने में या पहुंचाने में या आवेशों के पहुंचने में कितनी ऊर्जा लगेगी, तो Q आवेश को स्थानांतरित करने में व्यय ऊर्जा W बराबर कितना होगा, तो ये होगा V × Q आवेश को V वोल्ट के विभवांतर पे अगर इस B से A तक लाया जा रहा है तो स्रोत को कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो स्रोत के द्वारा दी गई ऊर्जा होगी V × Q। इस प्रकार अगर हम लोग Q के मान को I और T के पदों में लिख दें तो यहाँ पे मिल जाएगा W = VIT। यह हो गया किसी भी स्रोत का विभवांतर अगर V हो तो V वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पीयर की धारा T सेकंड तक अगर प्रवाहित हो रही है तो स्रोत के द्वारा दी गई ऊर्जा हो गई VIT। यह है स्रोत के द्वारा व्यय ऊर्जा या स्थानांतरित करने में स्रोत द्वारा, यहाँ और कंफर्म कर दिया जाए, स्रोत द्वारा व्यय ऊर्जा। तो स्रोत द्वारा व्यय ऊर्जा की मात्रा हो गई कितनी, VIT। इसके बाद से हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, कि V बराबर IR। तो इस सूत्र को हम लोग अन्य पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोग के पास है सिंस V = IR, जहाँ R जो है परिपथ का प्रतिरोध है, तो V की जगह यह मान उठा कर रख दिया जाए तो W का एक अन्य रूप भी प्राप्त होगा हम लोगों को, IR × IT। ये हो जाएगा I² RT, या I बराबर V/R रख दें। इस समीकरण में V को न चेंज करके I को चेंज करें तो यहाँ से W का फिर मान हो जाएगा W = V × I के जगह पे V/R × T। तो एक तीसरा सूत्र मिल जाएगा हमको, V² T/R। ये तीन सूत्र जो मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। अर्थात जिन पदों में हम लोगों को राशियों के मान पता हों उसी प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे। मूल सूत्र हो गया VIT, दूसरा सूत्र हुआ I² RT और तीसरा सूत्र हुआ V² T/R। ये सारी ऊर्जाएं जो है किस में होंगी, ये सारी ऊर्जाएं जो है जूल में होंगी।
एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ये जो ऊर्जा निकल रहा है किस में होगा, जूल में होगा। अब यदि इसको हम लोग कैलोरी में बदलना चाहें कि कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा ये हो गया चालक में व्यय ऊर्जा या स्रोत या बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा। अब यदि इसको यदि हम लोग ऊष्मा में बदलना चाहें तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, इसलिए चालक में उत्पन्न ऊष्मा, तो ऊष्मा के विषय में जब बात होती है तो ऊष्मा को हम लोग निकालते हैं किससे, ऊष्मा को निकालते हैं कैलोरी में। ऊष्मा की गणना जो कैलोरी में सुविधाजनक होती है तो ऊष्मा के रूप में करेंगे तो ये हो जाएगा VIT, जूल में है और जूल में 4.2 का भाग करते हैं तो कैलोरी में चेंज हो जाता है। वैसे इसको चेंज करें तो I²RT, और ऐसे ही तीसरे को चेंज करें V²T/R। तो ये ऊष्मा की मात्रा चला जाता है किसमें, ये चला जाता है कैलोरी में। किस में चला जाता है, कैलोरी में। तो जूल ये जो ऊर्जा निकल रही है ये ऊर्जा जो है ये जूल में है, ध्यान रखिएगा। और इसी ऊर्जा में यदि 4.2 से भाग कर दिया जाए तो ये जूल चेंज हो जाएगा किस में, कैलोरी में। तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निकालना है तो जूल में निकाल के 4.2 से डिवाइड कर लीजिए, अन्य तो सीधे इस फार्मूले में जिस भी पद में आंकिक प्रश्न दिया है या आपको गणना करनी है, इस सुविधा के अनुसार इन तीनों में से कोई एक सूत्र की सहायता से आप उसके मान की गणना कर सकते हैं या कर लेते हैं। अब कैलोरी के बाद इसके बाद से है सामर्थ्य, विद्युत परिपथ का सामर्थ्य। विद्युत परिपथ का सामर्थ्य जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग पावर कहते हैं, सामर्थ्य वैद्युत परिपथ में पावर की वही डिफिनीशन है जो मैकेनिकल फिजिक्स में पावर का है। मैकेनिकल फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं कि कार्य करने के समय दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यहाँ पे कार्य करने की समय दर यानी कि किसी कर्ता के द्वारा अगर t समय में W कार्य, t सेकेंड में W कार्य अगर W जूल कार्य अगर हो रहा है, कार्य हो रहा हो तो सामर्थ्य या शक्ति भी बोलते हैं इसको, सामर्थ्य या शक्ति P, इसको हम लोग पावर वाले P, इस P से दिखाते हैं। P बराबर क्या, तो W/T। अगर आपको ये सूत्र याद है तो सामर्थ्य की परिभाषा यहाँ पे बता सकते हैं कि एकांक समय में, जैसे यहाँ पे आप कहें कि T बराबर 1 सेकेंड तो P बराबर W जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में किसी भी यंत्र में व्यय ऊर्जा की जो मात्रा होती है या स्रोत के द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा की मात्रा जो है उस यंत्र की शक्ति के तुल्य होता है, बराबर होता है। या 1 सेकेंड में किसी भी विद्युत यंत्र के द्वारा व्यय की गई ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अब सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक क्या होता है, यूनिट इसका मात्रक। तो शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है, मात्रक में P का मात्रक। P का मात्रक क्या होता है, तो P का मात्रक होता है P बराबर W/T है। W का मात्रक है जूल और T का मात्रक है सेकेंड, अर्थात P का मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वाट। जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं, वाट। तो वाट भी शक्ति का मात्रक है, जूल प्रति सेकंड के हैं, या एसआई मात्रक जो एमकेएस पद्धति का वो वाट होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी विद्युत उपकरण की शक्ति 1 वाट है, तो किसी विद्युत उपकरण की शक्ति 1 वाट है, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो उसको जानने के लिए या 10 वाट है या 100 वाट है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको यहाँ पे 1 वाट डिफाइन करना पड़ेगा, 1 वाट को परिभाषित करना पड़ेगा कि 1 वाट क्या है। व्हाट इज़ द 1 वाट।
इसके लिए देखिए, यदि W इज इक्वल टू 1 जूल एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल बाई 1 सेकेंड, यानी 1 जूल प्रति सेकेंड, यानी कि 1 वाट। तो किसी भी विद्युत उपकरण की शक्ति कब 1 वाट होगी? तो उस विद्युत उपकरण में यदि 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, उस विद्युत उपकरण में अगर 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस विद्युत उपकरण की क्षमता जो है 1 वाट कहलाएगा। जैसे किसी बल्ब पे लिखा हुआ है 7 वाट और 220 वोल्ट, इसका मतलब ये होता है कि इस विद्युत बल्ब में यदि 220 वोल्ट के सप्लाई पर 1 सेकेंड तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो व्यय ऊर्जा की जो मात्रा होगी वह कितना होगा? वह होगा 7 जूल। 1 सेकेंड में वह स्रोत से 7 जूल ऊर्जा लेकर उस ऊर्जा को या तो प्रकाश में बदल देगा, या ऊष्मा में बदल देगा, या ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा के जो अन्य और भाग हैं जैसे चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, तो किसी न किसी रूप में 1 सेकेंड में वह डिवाइस, वह उपकरण जो है 7 जूल ऊर्जा स्रोत से लेगा और उसको अन्य ऊर्जाओं में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से 100 वाट का भी वही मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा व्यय करेगा। जैसे हम लोग के घरों में चलने वाले जो टेलीविज़न होते हैं वो जनरली 80 से 100 वाट के होते हैं। बल्ब, अब LED का जो बल्ब आ गया है ये लगभग 6, 7, 8, 10, 12 वाट के होते हैं। फिर जो पंखे होते हैं वो लगभग 80, 60, 45, 40 वाट के होते हैं। इसी तरह से अन्य उपकरण भी आप अपने घरों में देख सकते हैं। उस उपकरणों पे इस तरह से लिखा होता है, ये W और ये लिखा होता है, और किसी किसी उपकरण में बहने वाली धारा की मात्रा भी लिखा होता है कि इस उपकरण में अस्थायी धारा जो है कितने एम्पियर की धारा जो है इसमें अस्थायी रूप से प्रवाहित होती है। तो कुछ युक्तियों में वह भी लिखा होता है। तो ये हो गया वाट। वाट एक विद्युत ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। तो वाट को अन्य मात्रक में भी चाहें तो बदल सकते हैं। जैसे वाट एक छोटा मात्रक हो जाता है, तो वाट से बड़े मात्रक मतलब किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। 1 किलोवाट माने 1000 वाट माने 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट 1 गीगावाट। फिर हार्स पावर भी इसका एक मात्रक होता है, हार्स पावर। तो 1 मेगावाट में 10⁻6 और 1 गीगावाट में 10⁻9। 1 हार्स पावर में 746 ये वाट होता है। ठीक है। अब इसी के आधार पर लाया जाता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत मिलता है, तो उसको हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे पूरा डिटेल। लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लें, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि यदि कोई आपके पास कोई ऐसा विद्युत उपकरण है जिसका सामर्थ्य शक्ति जो है 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट के विद्युत उपकरणों को विद्युत परिपथ में जोड़कर यदि 1 घंटे तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो व्यय ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि विद्युत ऊर्जा के जो कंपनियां विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, वो अपने ग्राहकों को विद्युत ऊर्जा जो इस स्केल पे माप कर देती हैं, वह स्केल होता है किलोवाट घंटा का। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा को हम लोग 1 यूनिट ऊर्जा कहते हैं। तो 1 किलोवाट सामर्थ्य जो है विद्युत हीटर का होता है, प्रेस का हो सकता है। तो यदि हम 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 1 घंटे तक लगातार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो व्यय ऊर्जा की मात्रा जो होगी वह 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट का होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा जो जूल में किसके बराबर होता है, उसके विषय में देखा जाए तो 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट अब वो 1 घंटा। 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट
और 1 घंटा मीन्स 60 × 60 सेकेंड हो गया ये। 10⁻³ वाट माने 10⁻³ जूल प्रति सेकेंड, और गुणे ये होगा 3600 सेकेंड। अब यहाँ इस सेकेंड से सेकेंड कट जाता है, और यहाँ पे 1 2 3 और 3 यहाँ पे है, यानी कुल कितना हो जाएगा 10⁻6, और यहाँ आप लिख सकते हो 3.6। मतलब 1 किलोवाट घंटा की जो मात्रा होती है वह 3.6 × 10⁻6 जूल के तुल्य होती है, बराबर होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग अपने घरों में जो विद्युत उपकरण चलाते हैं, उन विद्युत उपकरणों को चलाने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उस व्यय ऊर्जा को अगर हम लोग यूनिट में बदलें तो कितने यूनिट होंगे और कैसे उसको यूनिट में बदला जा सकता है, इन सब विषयों में हम लोग अगले टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।